नमस्कार। आज के इस डीप डाइव में हम एक बेहद खास और पावरफुल संवैधानिक पद को डिकोड करने जा रहे हैं। भारत के संविधान का अनुच्छेद 165 एक ऐसी जॉब प्रोफाइल तैयार करता है जो किसी भी आम सरकारी नौकरी जैसी बिल्कुल नहीं है। हम बात कर रहे हैं राज्य के महाधिवक्ता यानी एडवोकेट जनरल की। इसे आप एक एलीट जॉब लिस्टिंग की तरह सोच सकते हैं, जहां पावर, बड़ी जिम्मेदारियां और एक बहुत ही मजबूत संवैधानिक अधिकार एक साथ मिलते हैं। ये पद इसलिए बहुत ज्यादा मायने रखता है क्योंकि यही वो व्यक्ति है जो उन नीतियों और कानूनों को डिफेंड करता है जिनका सीधा असर हम और आप जैसे आम नागरिकों की रोजमर्रा की जिंदगी पर पड़ता है। तो चलिए इस बेहद खास प्रोफाइल की हर एक बारीकी को आज अच्छे से समझते हैं। चलिए जल्दी से आज का रोड मैप देख लेते हैं। सबसे पहले हम बात करेंगे राज्य के सर्वोच्च वकील की। उसके बाद इस पद के लिए जरूरी योग्यताओं को समझेंगे। फिर इसके कार्यकाल, वेतन और इस्तीफे की प्रक्रिया पर नजर डालेंगे। चौथे नंबर पर हम इनके खास कर्तव्यों और विशेषाधिकारों की बात करेंगे। और अंत में इस पद की तुलना अन्य प्रमुख संवैधानिक निकायों के साथ करेंगे। तो चलिए बिना किसी देरी के शुरू करते हैं अपने पहले पॉइंट से, राज्य का सर्वोच्च वकील। ये समझना बहुत जरूरी है कि आखिर राज्य सरकार के ढांचे में इस पद की अहमियत क्या है। अब देखिए, इस पद के बारे में सबसे दिलचस्प बात इसका विशाल स्केल है। आप सबने राष्ट्रीय स्तर पर अटॉर्नी जनरल यानी भारत के महान्यायवादी का नाम तो जरूर सुना होगा। ठीक वही रुतबा और वही ताकत एक राज्य के भीतर महाधिवक्ता की होती है। ये कोई आम वकील नहीं है, बल्कि ये राज्य सरकार के सबसे बड़े कानून अधिकारी होते हैं। मतलब राज्य के कानूनी पदानुक्रम में इनसे ऊपर कोई भी नहीं है। अब सवाल ये आता है कि इस सर्वोच्च पद की ताकत आती कहां से है? तो इसका जवाब है संविधान का अनुच्छेद 165, जो सीधे तौर पर राज्यपाल को यह अधिकार देता है कि वो महाअधिवक्ता की नियुक्ति करे। यहां एक बात ध्यान रखने वाली है, ये कोई आम राज्य भर्ती प्रक्रिया नहीं है जहां आपने एग्जाम दिया या इंटरव्यू पास कर लिया। ये एक 100% संवैधानिक नियुक्ति है और इसी वजह से इस पद की गरिमा एकदम अलग स्तर की होती है। अब आगे बढ़ते हैं अपने दूसरे सेक्शन पर, पद के लिए योग्यताएं। इतनी एलीट भूमिका है तो जाहिर है रिक्वायरमेंट्स भी काफी सख्त होंगी। इसके सख्त मापदंडों को समझना बहुत जरूरी है। पहला रूल तो बहुत सिंपल है, उम्मीदवार को भारत का नागरिक होना चाहिए। लेकिन असली फिल्टर इसके बाद लगता है। यहां या तो वाली शर्त को देखिए, या तो आपने लगातार 10 साल तक कोई न्यायिक पद संभाला हो, या फिर किसी हाई कोर्ट में 10 साल तक अधिवक्ता यानी वकील के तौर पर काम किया हो। अगर आप ध्यान दें तो ये बिल्कुल वही योग्यताएं हैं जो किसी हाई कोर्ट का जज बनने के लिए चाहिए होती हैं। मतलब इस जॉब के लिए आपको एकदम टॉप लेवल का लीगल एक्सपीरियंस चाहिए ही चाहिए। चलिए अब आते हैं तीसरे हिस्से की तरफ, कार्यकाल, वेतन और इस्तीफा। यहां इस जॉब प्रोफाइल का एक बहुत ही बड़ा और हैरान करने वाला विरोधाभास सामने आता है। संविधान की ये लाइन जरा ध्यान से सुनिए। वह राज्यपाल के प्रसाद पर्यंत पद धारण करता है। ये काफी चौंकाने वाली बात है, क्योंकि संविधान में इस अहम पद के लिए कोई फिक्स कार्यकाल लिखा ही नहीं गया है, ना ही इन्हें हटाने की कोई स्टैंडर्ड प्रक्रिया तय की गई है। इसका सीधा सा मतलब यह है कि इस पद पर कोई जॉब सिक्योरिटी नहीं है। इतनी बड़ी जिम्मेदारी लेकिन फिक्स्ड टेन्योर बिल्कुल जीरो। तो अब किताबी बातें तो हो गईं, लेकिन प्रैक्टिकली ये सब चलता कैसे है? असली ग्राउंड रियलिटी ये है कि ये नियुक्ति राज्यपाल द्वारा मंत्रिपरिषद की सलाह पर होती है। इसलिए ये पद सीधे तौर पर राजनीति से जुड़ा होता है। जैसे ही राज्य में सरकार बदलती है, यानी जब सत्ताधारी सरकार इस्तीफा देती है, तो एक स्थापित परंपरा के तहत महाधिवक्ता भी तुरंत अपना इस्तीफा सौंप देते हैं। तो तकनीकी रूप से भले ही राज्यपाल नियुक्ति करते हों, लेकिन असल में ये कुर्सी सत्ताधारी दल की पसंद पर टिकी होती है। और सैलरी का क्या? आपको जानकर शायद थोड़ी हैरानी होगी कि संविधान में इस पद के लिए कोई फिक्स वेतन तय नहीं है। जरा सोचिए, क्वालिफिकेशन चाहिए एक हाई कोर्ट के जज के लेवल की, लेकिन वेतन और कार्यकाल की कोई गारंटी नहीं। ये पूरी तरह राज्यपाल पर छोड़ दिया गया है कि वो कितना पारिश्रमिक तय करते हैं। ये अनिश्चितता ही इस पद की सबसे अनोखी बात है। अब बढ़ते हैं अपने चौथे सेक्शन की ओर, कर्तव्य और विशेषाधिकार। चलिए देखते हैं कि असल में इस कुर्सी पर बैठने वाले व्यक्ति का डेली का काम क्या होता है और उनके पास कौन सी सुपर पावर होती हैं। राज्य के मुख्य कानून अधिकारी होने के नाते इनकी जिम्मेदारियां बहुत बड़ी होती हैं। सबसे पहला काम राज्य सरकार को उन तमाम मुश्किल कानूनी मामलों पर सलाह देना जो राज्यपाल इनके पास भेजते हैं। दूसरा, राज्यपाल द्वारा सौंपे गए बाकी लीगल कामों को पूरा करना। और तीसरा, संविधान द्वारा दिए गए कार्यों को निभाना।
आसान भाषा में कहूं तो हर कानूनी मोर्चे पर राज्य का बचाव करना और सरकार को सही रास्ता दिखाना ही इनका सबसे मुख्य काम है। अब बात करते हैं इनकी सबसे शानदार सुपर पावर की, जो है विधायी विशेषाधिकार। इसे ऐसे समझिए कि महाधिवक्ता बिना कोई चुनाव लड़े राज्य की विधानसभा या विधान परिषद की कार्यवाही में हिस्सा ले सकते हैं। वो वहां बोल सकते हैं, चर्चा में भाग ले सकते हैं और सीधे सदन से कानून बनाने वालों को प्रभावित कर सकते हैं। बस उनके पास एक ही चीज नहीं होती, और वो है वोट देने का अधिकार। लेकिन बिना विधायक हुए भी सदन में अपनी विशेषज्ञ राय रखना अपने आप में एक बहुत बड़ी ताकत है। कुल मिलाकर इस सुपर पावर को ऐसे समझें कि एक महाअधिवक्ता को ठीक वही विशेषाधिकार और सुरक्षा मिलती है जो वहां बैठे किसी चुने हुए विधायक को मिलती है। मतलब एक तरह से इन्हें एक लीगल शील्ड मिली हुई है। इसके साथ ही वो अपने आधिकारिक काम के लिए राज्य के किसी भी कोर्ट में जा सकते हैं। इस तरह की विशेष शक्तियां इस प्रोफाइल को बहुत ही ज्यादा पावरफुल बना देती हैं। चलिए अब अपने आखिरी और 5वें सेक्शन पर चलते हैं, प्रमुख संवैधानिक निकाय। यहां हम भारतीय संवैधानिक ढांचे के बड़े परिदृश्य में इस पद की अहमियत को देखेंगे। अगर हम संविधान में इनके पड़ोसियों को देखें तो तस्वीर बिल्कुल साफ हो जाती है। अनुच्छेद 165 के ठीक बगल में अनुच्छेद 76 यानी महान्यायवादी और अनुच्छेद 324 यानी चुनाव आयोग जैसे हैवीवेट निकाय मौजूद हैं। इस टेबल को देख के ये बिल्कुल क्लियर हो जाता है कि महाधिवक्ता किसी आम सरकारी विभाग का पद नहीं है, बल्कि ये चुनाव आयोग जैसे सर्वोच्च संवैधानिक संस्थानों के बराबर का दर्जा रखता है। तो इस पूरे पद को मुख्य रूप से 3 संवैधानिक खंभे या पिलर संभालते हैं। पहला है अनुच्छेद 165 जो इस पद को बनाता है। दूसरा है अनुच्छेद 177 जो इन्हें विधानमंडल में बोलने का अधिकार देता है। और तीसरा है अनुच्छेद 194 जो इनके विशेषाधिकारों को कानूनी ताकत देता है। बस इन्हीं 3 पिलर्स पर राज्य के सर्वोच्च कानून अधिकारी का पूरा वजूद टिका है। तो इस पूरी चर्चा के बाद जाते जाते एक बड़ा सवाल सामने आता है। एक ऐसा पद जहां आपको 10 साल की टॉप लेवल लीगल एक्सपर्टीज चाहिए, जहां आपको राज्य के सबसे जटिल केस लड़ने हैं, वो संस्था पूरी तरह से निष्पक्ष होकर कैसे काम कर सकती है जब उसकी कुर्सी का टिके रहना सीधे तौर पर बदलती हुई राजनीति पर निर्भर करता हो। ये कानूनी विशेषज्ञता और राजनीतिक हकीकत के बीच का एक बहुत ही नाजुक बैलेंस है। सोचने वाली बात है ना। आज के लिए बस इतना ही। इस विषय पर जरूर